Assalamualaikum my dear students, and now question number 2 of exercise 2.1. क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट ये कहती है सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी कि अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्या करना है, सोल्व करना है। अच्छा, मेथड का नेम बता दिया है जी, फैक्टराइजेशन के मेथड से सोल्व कीजिएगा। और अगर हम देखें तो देयर आर 6 पार्ट्स इन क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, लेकिन उससे पहले देखें, हम सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करें तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का एक ही मेथड है फैक्टराइजेशन, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट में बताया गया? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने देखा होगा, आपकी टेक्स्ट बुक में बताया गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के डिफरेंट मेथड होते हैं, जिनमें से फर्स्ट है फैक्टराइजेशन का मेथड, आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट है जी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। नेक्स्ट है जी सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। और फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं बाय ए ग्राफ्स भी। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं तो इसी एक्सरसाइज 2.1 में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे फैक्टराइजेशन के मेथड से। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में आप फैक्टराइजेशन मेथड की प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की प्रैक्टिस करेंगे। हम पहले देखेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता क्या है, फिर उसके बाद हम उस मेथड को अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 में माय डियर स्टूडेंट्स यू विल सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। आप देखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, और एक सेपरेट वीडियो में मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला की डेरिवेशन भी आपको सिखाने वाला हूं। आप चाहें तो उस वीडियो को सर्च कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से वो टॉपिक होगा। वैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है वो हमने इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्कस कर लेंगे। और फिर ग्राफ की मदद से, वेरी इंटरेस्टिंग, ग्राफ की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 2.1। सो इस लेक्चर में, इस वीडियो में यू विल सी जस्ट फैक्टराइजेशन मेथड। इतनी बातें आपको समझ आ गई हैं? अच्छा, जिन तो स्टूडेंट्स ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है जहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस किया था और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को डिस्कस किया था। किसको डिस्कस किया था? स्टैंडर्ड फॉर्म को डिस्कस किया था। तो स्टैंडर्ड फॉर्म को डिस्कस करते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आप लोगों को बताई थी। अगर आप लोगों को याद है तो आप मेरे साथ जो है वो मुझे बता दें। आप समझे मैं सुन रहा हूँ, मुझे बताएं जी क्या मैंने बात बताई थी। मैंने ये बात बताई थी कि जब भी हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो आपको सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो अब आप कोई भी मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं, कोई भी मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं, आपको सबसे पहले अपनी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये बात ज़हन में रख लीजिएगा। भाई हम क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करें, 3, 4, 5, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी भी मेथड से सोल्व करेंगे तो सबसे पहला काम, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, एंड यू हैव लर्न हाउ टू राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। So let's move to the solution of question number 2 and 6 parts हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर मैं सबसे पहले मैं पार्ट नंबर 3 को डिस्कस करने जा रहा हूं। क्यों? व्हाई? पार्ट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। आपको सबसे पहले मैंने फैक्टराइजेशन का मेथड जो है वो क्लियर करवाना है कि फैक्टराइजेशन का मेथड होता क्या है। फिर उसके बाद आप तमाम पार्ट्स जो है मेरे साथ साथ सोल्व कर लेंगे। सो पार्ट नंबर 3 को डियर सोल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले दिस इज द पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। इक्वेशन यहां पर गिवन है 6x²। आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सॉल्यूशन। सो हियर इक्वेशन इज 6x² प्लस 13x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना होता है, आपको पता है क्या? आप सोल्व करने जा रहे हैं तो आपने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। हमने देखा इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ओके, इट्स क्लियर। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है जी, मैं एक मरतबा फिर बता देता हूँ जी। सबसे पहली टर्म जो होती है ये क्या होती है हमारे पास? क्वाड्रेटिक टर्म, लिनियर टर्म, कांस्टेंट, और इस साइड पे क्या चाहिए? 0 चाहिए। कोई टर्म नहीं हमें चाहिए, कोई नंबर नहीं, कोई कांस्टेंट नहीं, कोई वेरिएबल नहीं, 0 चाहिए। तो भाई ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। वो जो पहला काम हमने करना था वो ऑलरेडी यहाँ पे हुआ है, ओके। अब फैक्टराइजेशन का मेथड सोल्व स्टार्ट करने लगे हैं। भाई फैक्टराइजेशन वर्ड कोई नया तो नहीं है आप लोगों के लिए, बिल्कुल नया नहीं है। प्रीवियस क्लास 9th में अगर मैं बात करूं यूनिट नंबर 4 की, तो भाई यूनिट नंबर 4 में आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज किया है।
फैक्टर्स एक्चुअली ऐसे पार्ट्स होते हैं जो आपस में क्या हो रहे होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। बस ये बात आपके जहन में आ गई है। मैं फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करने लगा, जरा देखिएगा। सबसे पहला काम आपने क्या करना है भाई, आपने इक्वेशन की फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख लेना है, नो चेंज। फैक्टराइजेशन का मेथड स्टार्ट हो चुका है, फोकस कीजिएगा। एक पार्ट, एक ये इक्वेशन आपको सही तरह से समझ आ गई तो आप तमाम पार्ट्स को, बल्कि इसके अलावा भी फिर आप कहेंगे कि यार ले आओ जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास ले आओ, मैं इसको फैक्टराइजेशन के मेथड से सोल्व कर सकता हूं। सो फर्स्ट टर्म को आपने एज इट इज लिख दिया, और जो थर्ड टर्म है कांस्टेंट टर्म, उसको भी एज इट इज लिख दिया, उसके साइन के साथ लिख दिया भाई। इसको भी इसके साइन के साथ लिख दिया, पॉजिटिव 6x² था, ये -5 था, इसको भी लिख दिया, और ये 0 भी ऐसे लिख दिया। अब बाकी क्या रह गया, अब बाकी रह गए हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म रह गई, लिनियर टर्म रह गई, सॉरी, ये जो हमारी लिनियर टर्म है ये रह गई है। अब इस पे क्या करना है जी डियर स्टूडेंट्स, इस लिनियर टर्म को हम स्प्लिट कर देंगे दो पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में, दो पार्ट्स में। यानी कि ये ऐसा ही काम है कि डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि यार मेरे पास लिखा हुआ है 13x, तो इसके कोई दो पार्ट्स बना दें जो प्लस माइनस हो रहे हो, तो आप कहेंगे सर नो प्रॉब्लम, 3x + 10x ये 13x होता है। एक बच्चा कहेगा नो सर 6x + 7x ये भी 13x होता है। एक बच्चा कहेगा नो सर नो 2x + 11x ये भी 13x होता है। एक बच्चा दूर से भागा भागा आया, उसने कहा नो सर 100x - 87x सर ये भी तो 13x होता है। सो इस तरह तो आपके पास थाउजेंड्स, अगर मैं कहूं थाउजेंड्स, ओ नो नो थाउजेंड्स नहीं, मिलियंस ऑफ ऑप्शंस हैं आपके पास कि आप 13x को दो टर्म्स में सेपरेट कर दें। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, हम इसको दो टर्म्स में सेपरेट तो करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे। उसके लिए हमारे पास लिमिटेशन होगी। वो लिमिटेशन क्या होगी, तो उसके लिए फिर माय डियर स्टूडेंट्स, आपने कांस्टेंट क्वाड्रेटिक टर्म का कोफिशिएंट देखना है। एक्चुअली ये लीडिंग कोफिशिएंट होता है। ये क्या है जी हमारे पास, इसको ले जाएं, इधर साइड पे ले आते हैं इसको। ये है जी 6, और यहाँ से कांस्टेंट टर्म देखनी है। कांस्टेंट टर्म ये क्या है जी 5, 6 × 5 क्या आ गया, 30 आ गया। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, लीडिंग टर्म यानी कि लीडिंग कोफिशिएंट, क्वाड्रेटिक टर्म का कोफिशिएंट, और कांस्टेंट टर्म जो है, साइन को इग्नोर भी करते हैं कोई मसला नहीं है। 6 × 5 30 आ गया। अब 30 के आप फैक्टर्स लिखें, फैक्टर्स 30 के फैक्टर्स लिखें जो कि पेयर की फॉर्म में हो। तो 1 × 30 भी 30 होता है, 2 × 15 भी 30 होता है, 3 × 10 भी 13 होता है। और इसके अलावा कोई और फैक्टर है जी, नहीं जी, और कोई फैक्टर पेयर की फॉर्म में नहीं है। तो ये तीन हमारे पास पेयर आ गए हैं, 30 के फैक्टर्स के पेयर आ गए हैं। अब आप इन पेयर्स में से कोई एक पेयर ऐसा चूज करेंगे जिसको हम यहां पर प्लस माइनस के साइन के साथ लिखें, तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो 13 आ जाए। बात समझ आई है जी। जैसे हमने कहा फर्स्ट टर्म एज इट इज, कांस्टेंट टर्म एज इट इज, इस टर्म को स्प्लिट करके दो टर्म्स में लिखना है, प्लस माइनस के साथ ही लिखना है। तो हमारे पास मिलियंस ऑफ ऑप्शंस आ रही थी, लेकिन अब आप लिमिटेड हो गए हैं। आपने क्या किया, क्वाड्रेटिक टर्म का कोफिशिएंट पकड़ा, कांस्टेंट टर्म को पकड़ा, मल्टीप्लाई किया, ये जो नंबर आया इसके आपने फैक्टर्स लिख लिए पेयर की फॉर्म में। अब इन पेयर्स में से अब आप जस्ट, आपके पास ये तीन ऑप्शंस हैं, और इन तीन ऑप्शंस में से भी आपको राइट ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन वो होगी कि जिन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से तो इन सबको 30 आएगा, लेकिन उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट की भी ऑप्शन है, ऐड की भी ऑप्शन है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आना चाहिए, 13 आना चाहिए। आए फिर चेक कर लेते हैं। अब मैं चेक करने जा रहा हूं जी, चेक करने लगे हैं। 13 में 1 को ऐड करूंगा तो 31, माइनस कर दूंगा तो 29, ये पेयर नहीं सिलेक्ट होगा जी। ओके, 2 में 15 को ऐड करूं, प्लस माइनस दोनों चेक करेंगे, 2 + 15 17, 2 - 15 क्या आता है, माइनस का 13, यानी कि 15 में से अगर 2 को निकाल दें तो 13 आ सकता है। तो ये पेयर हम चूज कर सकते हैं, यहां पर यूज किया जा सकता है, क्योंकि 15 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें 15 में से 2 को, तो 13 आ सकता है। अब ये वाला पेयर देखते हैं जी, 3
10। अब अगर 3 में मैं 10 को ऐड करूं तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर 13 आ सकता है, और अगर 3 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करूं तो फिर 7 आएगा। लेकिन अगर ऐड करें तो ये पेयर भी, अब 3 में से ये दो ऑप्शंस रहेंगी हमारे पास, 2 और 5 वाला पेयर रह गया है और 3 और 10 वाला पेयर रह गया है। अच्छा, पहले इस पेयर को यूज करके देखते हैं। 2 एंड 5 वाले पेयर को मैं यूज करने लगा हूं डियर स्टूडेंट्स। अब पहले इस पेयर को यूज करके देखते हैं कैसे यूज करेंगे। मैंने लिखा 2, साथ में मैंने लिख दिया 2 एंड 15, आई एम सेइंग इट 5, इट इज 15, सो मैंने लिख दिया 2 और साथ में मैंने लिख दिया 15। अब भाई ये तो टर्म थी वेरिएबल एक्स के साथ, तो यहां पर वेरिएबल एक्स डाल दें, 2x एंड 15x। अब मैं कौन से साइन यहां पे डालूं कि रिजल्ट 13x आ जाए? ये ऑप्शन आपके पास है, पेयर आपने चूज करना है, यहां पर आपके पास ऑप्शन लिमिटेड थी। अब ये आपने खुद सेलेक्ट करना है साइन कौन से डालूं। भाई अगर तो दोनों के साथ प्लस का साइन डाल दूंगा तो प्लस 15 प्लस 2 क्या बन जाएगा? ये तो भाई 17 बन जाएगा। हमें 17 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? 13। 13 कैसे आएगा भाई? इसके साथ डालें माइनस, इसके साथ डाल दें प्लस का साइन, ये बड़ी रकम है, बड़ी रकम से छोटी रकम माइनस होगी तो प्लस का 13x आ जाएगा। सो ये पेयर आप यहां पर यूज कर सकते हैं। ऑप्शन अभी है, लेकिन हमने इस पेयर को चेक कर लिया, हमने इस पेयर को सिलेक्ट कर लिया। अब इस पेयर को मैं यहां पे यूज कर रहा हूं। अब देखते हैं क्या ये हमने जो पेयर अभी आप मत ये फाइनल ना करें कि यही पेयर है। नो अभी नहीं फाइनल होगा। ये पेयर यही है कि नहीं, इसका फैसला अभी नेक्स्ट स्टेप में होने वाला है। वो कैसे, वो देखिएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां तक अगर आपको बात समझ आ गई है, देखिए मैंने फर्स्ट पार्ट को, ये जो मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूं, मैंने इसको इतनी डिटेल में आपको करवा देना है कि फिर आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को गर्दन से पकड़ के फैक्टराइज कर सकेंगे। सो मैंने आपको बताया फर्स्ट टर्म एज इट इज, कांस्टेंट टर्म एज इट इज, इस साइड पे 0 भी एज इट इज। मिडिल टर्म को सेपरेट करना है, दो ऐसी टर्म्स बनानी है जो हो तो प्लस माइनस ही रही हो, लेकिन उनके कोफिशिएंट कहां से लेने हैं? कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट, क्वाड्रेटिक टर्म का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और उनके फैक्टर्स में से आप एक पेयर जो है वो चूज कर लेंगे। तो 15 और 2 हमने यहां पे चूज किया है। हुआ क्या है, हमारे पास थी 3 टर्म्स थी, अब कितनी हो गई हैं? 4 हो गई हैं। अब जरा चले जाएं यूनिट नंबर 4 में चले जाएं 9th क्लास के। जी 4 टर्म्स हैं, कॉमन लेके फैक्टर्स बनाते हैं। फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लें, क्या चीज़ कॉमन आती है? मुझे यहाँ पे 2 और x कॉमन नज़र आ रहा है, मैंने 2x कॉमन लिया, यहाँ पे रह गया 3x माइनस का साइन और यहाँ पे रह गया 1। ओके, यहाँ पे अब इन दोनों टर्म्स में क्या वेरिएबल तो है नहीं, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ से मैं प्लस का 5 कॉमन ले सकता हूँ। भाई ये कॉमन लेने वाला जो प्रैक्टिस है ये 9th क्लास में आप कर चुके हैं यार, यहाँ पे तो जस्ट रिपीट हो रही है। सो 5 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या रह गया? 3x और माइनस का 1। भाई ये स्टेप जो है ये आपको वेरीफाई कर देगा कि जो आपने पेयर चूज किया वो सही किया कि नहीं किया। कैसे? देखिएगा, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, ये दोनों ब्रैकेट्स सेम आनी चाहिए। 3x माइनस 1, 3x माइनस 1, अगर जैसे यहाँ पे 3x माइनस 1 आ गया, यहाँ पे 3x प्लस 1 आ जाता है, माइनस 3x आ गया, किसी भी तरह की चेंजिंग आ जाती है, 3x 1 की जगह पे कुछ और आ जाता है, इसका मतलब ये है कि हमने जो पेयर चूज किया है वो ठीक नहीं है, या हमने पेयर चूज करते हुए यहाँ पे जो साइन लगाए हैं मे बी उनमें भाई कोई ना कोई मिस्टेक जरूर हो गई है हमसे इस स्टेप में। अगर इस स्टेप में ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आती तो भाई फिर वापस चले जाएं इस स्टेप में, और अगर ये सेम आ गई हैं तो फिर भाई आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप जानते हैं जी। अब यहाँ से ये जो ब्रैकेट हमारी सेम आई है इसको हम एज ए कॉमन ले लेंगे, 3x माइनस 1 ये फैक्टर हमने कॉमन ले लिया। अब रिमेनिंग जो है उसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे, रिमेनिंग हमारे पास रह गया 2x प्लस 5, और राइट साइड पे जो 0 है भाई वो तो स्टार्ट से ही ऐसे ही चल रहा है, वो तो बोल भी नहीं रहा, वो कह रहा है मैं खामोश हूँ। नाउ वी हैव कन्वर्टेड दिस इक्वेशन इनटू फैक्टर, हमने इस इक्वेशन को फैक्टर्स में चेंज कर दिया है। अब आप लिखेंगे कि भाई ये दो फैक्टर्स हैं, दोनों की प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रही है, इसका मतलब ये है कि या तो 3x माइनस 1 जो है ये 0 के इक्वल है, या 2x प्लस 5 जो है ये 0 के इक्वल है। और इनके दरमियान मैं बता दूं क्या लिखेंगे आप, इनके दरमियान लिखेंगे और या, यानी कि या तो ये 0 है
या फिर ये फैक्टर जीरो के इक्वल है, इनको जीरो के इक्वल रखा और अब माय डियर स्टूडेंट्स हम यहां से वैल्यू निकाल लेंगे अपने वेरिएबल एक्स की। सो -1 अदर साइड पे जाएगा, इट विल बी +1। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके 1 को डिवाइड कर देगा। अगर इसको सोल्व करूं 5 अदर साइड पे जाएगा -5। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, x इज इक्वल टू 1/3 एंड x इज इक्वल टू -5/2, -5/2। ये ही डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सॉल्यूशन होता है क्वाड्रेटिक या किसी भी इक्वेशन का। जो सॉल्यूशन है वो होता है कि उस इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल दें। और याद रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की हमेशा दो वैल्यूज़ आएंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की हमेशा क्या वैल्यूज़ आएंगी, दो वैल्यूज़ आएंगी। अब लास्ट में मेरे पास जगह नहीं है, मैं नेक्स्ट पेज पे नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा जी आपने ऐसे लिखना है सॉल्यूशन सेट, ऐसे करना है, ऐसे ब्रैकेट लिखनी है, आपने लिखना है जी ये दो वैल्यूज़ आई हैं 1/3 and -5/2. So this is the factorization method. This is the solution of quadratic equation by factorization method. So मैंने थर्ड पार्ट को, अभी एक पार्ट को डिटेल में जो है यहाँ पर डिस्कस कर दिया। ईच एंड एवरीथिंग आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैंने इसको एक्सप्लेन किया। फिर भी डियर स्टूडेंट्स अगर आपको कोई क्वेश्चन है यार आप कमेंट में जो है वो पूछ सकते हैं। सो आया फिर आगे मूव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स में सोल्व करूँगा, तमाम पार्ट्स को। सो थर्ड पार्ट के बाद अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट पार्ट। रीज़न समझ आ रही है आपको मैंने क्यों थर्ड पार्ट चूज़ किया? ये देखें, ये थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट में आप देखें ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म भी है। इसी तरह अगर मैं फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करूँ तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे है कि नहीं है? है, बिल्कुल है, 1 है, नो प्रॉब्लम, 1 है तो 1 है। बट मैंने थर्ड पार्ट चूज़ किया था ताकि वहाँ पे हम डिटेल में उन चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। अब हम फर्स्ट पार्ट को सोल्व करने लगे हैं। फैक्टराइजेशन का मेथड है। सबसे पहला काम क्या करेंगे जी, अब आप मेरे साथ साथ ज़रा चलें। सबसे पहला स्टेप, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। इक्वेशन इज ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक टर्म है, लिनियर टर्म है, कांस्टेंट है, इस साइड पे क्या है, 0। ओके जी, अब हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करने लगा हूं। फर्स्ट टर्म एज इट इज, कांस्टेंट टर्म एज इट इज, यहां पे 0 भी एज इट इज। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है दो टर्म्स में। वो टर्म्स, जब दो टर्म्स के कोफिशिएंट कहां से लेंगे, यहां से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखें क्या है, 1। इसको मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म से जो कि है 6। साइन को इग्नोर कर दें, क्या आ गया, 6। अब 6 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ये दो पेयर्स बनते हैं। इन दोनों पेयर में से कौन सा पेयर मैं यहाँ पे चूज करूं? मुझे, मेरा रिक्वायर्ड क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट है 1। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, 1। 1 कैसे आएगा, 1 में 6 ऐड करूं, क्या ये पेयर यूज कर सकता हूं? 6 + 1 7, 6 - 5, 6 - 1 5। ये पेयर नहीं यूज हो सकता भाई, 1 नहीं आता। ओके, इस पेयर को चेक करते हैं, 2 + 3 5, 2 - 3 या 3 - 2 1, 1 आ सकता है भाई। ये वाला पेयर चूज किया जा सकता है। मैं इसको चूज करने लगा हूं, कैसे, 2x 3x, कोफिशिएंट यहां से मिल गए 2 और 3, वेरिएबल तो यही वाला यूज होगा ना। अब साइन लगाने हैं, मुझे -x चाहिए। -x कैसे आएगा भाई, इसको प्लस कर दें और बड़ी रकम को माइनस कर दें। इज दैट क्लियर? 3 टर्म्स थी, उनको 4 टर्म्स में हमने कन्वर्ट कर दिया। मिडल टर्म को, इसको कहते हैं मिडल टर्म को स्प्लिट कर देना। इस मेथड को हम ये भी ऐसे भी कहते हैं कि यार मैंने मिडल टर्म को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। मिडल टर्म को मैंने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। अच्छा, अब ये सही किया कि नहीं, अभी पता चल जाएगा। ले जी, फर्स्ट 2 टर्म्स में क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, वेरिएबल एक्स कॉमन नज़र आ रहा है। तो हमारे पास रह गया x + 2। इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन नजर आ रहा है, जस्ट नंबर 3 कॉमन है। और अगर यहाँ पे माइनस है तो आप जानते हैं हमें माइनस के साथ कॉमन लेना होता है, अगर प्लस हो तो प्लस के साथ लेना होता है। मैंने माइनस के साथ कॉमन लिया, 3 कॉमन है। यहाँ पे x रह गया, ये वाला माइनस इस माइनस की वजह से प्लस में चेंज हो गया। 6 का क्या मतलब होता है, 6 का मतलब होता है 3 × 2। 3 तो कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया, 2 रह गया। तो अब देखें यहाँ पे ब्रैकेट आ गई x + 2, x + 2। इसका मतलब है कि हमने जो मिडिल टर्म को ब्रेक किया, यहाँ पे जो मिडिल टर्म स्प्लिट की है वो हमने बिल्कुल ठीक की है। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में मूव कर देंगे। उसमें हम क्या करेंगे, x + 2 जो है वो ये जो फैक्टर है इसको एज ए कॉमन फैक्टर ले लेंगे। रिमेनिंग हमारे पास यहाँ पे x रह गया और ये -3 रह गया। वहाँ पर 2 फैक्टर्स आ गए हैं। हम लिखेंगे जी x + 2
या तो ये ज़ीरो के इक्वल है, या ज़रूर लिखना है इसके दरमियान, या फिर x माइनस थ्री जो है ये ज़ीरो के इक्वल है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2, यहाँ से x की वैल्यू आ गई +3। अब आपने लिखा द सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -2 एंड +3, है ना भाई, सिंपल काम। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। अ वेरी सिंपल इक्वेशन हियर इज x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन इज रिटन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इक्वेशन जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। ओके, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। इक्वेशन को लिख लिया, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। ओके, अब जी फर्स्ट टर्म एज इट इज, ये कांस्टेंट टर्म भी एज इट इज, यहाँ पे 0 भी एज इट इज, ये मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। अब 3x की दो ऐसी टर्म्स बनाएं, प्लस माइनस करने से तो 3 ही आए, लेकिन वो पेयर कहाँ से चूज करना है भाई, वो पेयर हमें चूज करना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखें क्या होता है 1, कांस्टेंट टर्म क्या है 28, साइन को इग्नोर कर दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, ये क्या आ गया 28। 28 के फैक्टर्स देख लें जो पेयर की फॉर्म में बने, 1 मल्टीप्लाई बाय 28। अच्छा, ये जो हर फैक्टर ना ये ऐसे पेयर की फॉर्म में, इसको इग्नोर ना कीजिएगा, कुछ कंडीशन में ये फर्स्ट वाला पेयर ही हम यूज़ कर लेते होते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 28, ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय 14 भी 28 होता है, और 4 मल्टीप्लाई बाय 7 भी 28 होता है। 3 तो नहीं, 4 हो गया, 7 और 7 14 हो गया। ले जी, इसके अलावा और हमारे पास ये 3 पेयर आ गए, 1 28, 2 मल्टीप्लाई बाय 14 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 7। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें 3 चाहिए। 3 कब आएगा भाई, 3 आएगा, इन दोनों को चेक करें, 1 प्लस 28 29, 1 माइनस 28 27, नो ये पेयर नहीं यूज़ होगा। 2 प्लस 14 16, 2 माइनस 14 12, नहीं ये पेयर भी यूज़ नहीं होगा। 4 प्लस 7 11, 4 माइनस 7, यानी कि 7 में से अगर 4 निकाल दूं तो +3 आ जाएगा। ओके, ये वाला पेयर हम यूज़ करने लगे हैं। कैसे यूज़ करने लगे हैं ये देखिएगा, 4x एंड 7x। अब साइन लगाने हैं, प्लस का 3x कब आएगा, जब छोटी ये जो रकम है ये माइनस के साथ हो जाए, बड़ी रकम प्लस के साथ हो जाए। तो 7x में से 4x माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। ये बात डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई है यहाँ पे। सो जी ओके, अब पेयर बना लें, फर्स्ट और सेकंड टर्म, थर्ड और फोर्थ टर्म का। यहाँ से क्या कॉमन है, x कॉमन है, रिमेनिंग रह गया x माइनस 4। इन दोनों में नंबर जस्ट कांस्टेंट 7 कॉमन है, रिमेनिंग रह गया x माइनस 4। दोनों ब्रैकेट सेम आ गई हैं, तो अब हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। x माइनस 4 मैंने कॉमन ले लिया, रिमेनिंग रह गया x प्लस 7। नाउ डियर स्टूडेंट्स वी विल राइट इट एज x माइनस 4 या तो 0 है, या x प्लस 7 जो है ये 0 के इक्वल है। फ्रॉम हेयर वी विल राइट इट एज x इज इक्वल टू +4। यहाँ से हम कह सकते हैं x जो है वो -7 के इक्वल है। तो डियर स्टूडेंट्स सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया है 4 एंड -7। फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट सोल्व हो गया भाई, 50% काम हो गया। अब पार्ट नंबर 4 देखें। पार्ट नंबर 4 में जो इक्वेशन है क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नो। क्या इस तरह की इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में इसी चीज़ की तो प्रैक्टिस की थी। तो आए पहले तो इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे और फिर इसके बाद फैक्टराइजेशन का मेथड जो है यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सो आई एम राइटिंग द इक्वेशन हियर, इक्वेशन इज x स्क्वायर -3/2x इज इक्वल टू 9/2। कितनी टर्म्स हैं जी यहाँ पर, टर्म्स हैं जी हमारे पास 1 2 3, और इन 3 टर्म्स में से डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है फ्रैक्शन वाली कितनी है, ये 2 फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी। अब सबसे पहला काम फ्रैक्शन को देखें, फ्रैक्शन को तो ख़त्म करना होगा ना। फ्रैक्शन कैसे ख़त्म होगी, फ्रैक्शन ख़त्म होगी तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए आप फोकस करेंगे कि आपके पास डिनोमिनेटर कितनी, ये आपके पास एक ये डिनोमिनेटर है और एक ये डिनोमिनेटर है, दोनों ही 2 हैं तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 2। जितने भी डिनोमिनेटर्स होते हैं उनका एलसीएम ले लें, उनका एलसीएम 2 आएगा। ये मेथड मैं क्वेश्चन नंबर 1 में बता चुका हूं, आप क्वेश्चन नंबर 1 में जाके काइंडली प्रैक्टिस कर लें। मैंने वहां पे बारहा कहा कि जब तक आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखेंगे तब तक आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व नहीं कर सकते। सो यहाँ पर 2 डिनोमिनेटर्स हैं, दोनों का एलसीएम हमारे पास 2 आ जाएगा। अब उस एलसीएम को इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ये नहीं कि जिनके
जिनका डिनोमिनेटर है जस्ट उन टर्म्स के साथ, नो 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 नो, कंप्लीट इक्वेशन यानी कि तमाम टर्म्स के साथ हम एलसीएम को, डिनोमिनेटर्स के एलसीएम को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। यानी कि अब हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x इज इक्वल टू 9/2। तो दोनों डिनोमिनेटर्स 2 का हमारे पास एलसीएम आ गया था 2, तो मैं यहाँ पर भी 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पर भी 2 को, तमाम टर्म्स के साथ, चाहे वो टर्म फ्रैक्शन में है चाहे कुछ भी है, उनके साथ मैंने 2 को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अभी इक्वेशन को जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं। इट विल बी 2x स्क्वायर, ये 2 से कैंसिल होगा, ये आ जाएगा जी माइनस का 3x, ये 2 से कैंसिल होगा तो यहाँ पे 9 आ गया, इस 9 को इस साइड पे मूव कर देते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। भैया मुझे बताइएगा क्या स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है? यू विल से यस सर, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। क्या इक्वेशन है जी? 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9। ओके, ले फिर आए जी इस इक्वेशन को अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लिया है, तो अब मैं लिखता हूँ कि जी मैंने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लिया है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9। अब मैं इसके ऊपर फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करूंगा। मैंने फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ लिख दिया, मैंने -9 कांस्टेंट टर्म को भी एज इट इज़ लिख दिया, 0 को भी। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने जा रहा हूं, उसके लिए मैंने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखा 2 है, कांस्टेंट टर्म 9 है, 2 इंटू 9 दैट इज़ इक्वल टू 18। 18 के अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं पेयर की फॉर्म में, 1 मल्टीप्लाई बाई 18 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 भी होता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 और या 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इसको लिख लें, ये भी होता है हमारे पास जी। इसके अलावा क्या और कोई पॉसिबल हमारे पास पेयर की फॉर्म में फैक्टर्स आते हैं? 3 के बाद 4 5 6। ओके जी, ये सारे हो गए हैं। ओके, अब इनमें से कौन सा पेयर चूज करना है? तो यार ये वाला पेयर है 3 एंड 6 वाला, कि मैं इनको ऐड करूंगा तो 9 आता है, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास 3 आ सकता है। तो मैं लिखने लगा हूं जी 3x एंड 6x लिख सकता हूँ ना ऐसे भाई। अब साइन लगाने हैं तो माइनस का 3x तभी आएगा जब ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो और बड़ी रकम के साथ माइनस हो। तो इस एक के साथ प्लस डाल दिया, एक के साथ क्या डाल दिया, माइनस डाल दिया। अच्छा, क्या ये स्टेप ठीक हुआ? इसका फैसला नेक्स्ट स्टेप करेगा जब आप इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे। अब इन दोनों टर्म्स में कांस्टेंट टर्म तो कोई भी, नंबर तो कोई भी कॉमन नहीं है, वेरिएबल x कॉमन है, तो x मैंने कॉमन लिखा, रिमेनिंग यहाँ पे रह गया जी 2x प्लस 3। अब इन दोनों टर्म्स में से 3 कॉमन है, क्योंकि 6 क्या होता है, 6 होता है 2 इंटू 3, और 9 क्या होता है, 9 होता है 3 इंटू 3। फैक्टर्स की अगर बात करें तो दोनों में जस्ट 3 फैक्टर जो है, 3 जो है नंबर वो कॉमन है, और माइनस की वजह से मैं यहाँ पे माइनस का 3 जो है वो माइनस के साथ कॉमन लूँगा। अब यहाँ पे मेरे पास रह गया एक, तो रह गया 2 और x भी रह गया, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस की वजह से प्लस हो गया, और यहाँ पे एक 3 बाहर कॉमन आ गया, तो बाकी क्या रह गया 3। अच्छा यार, ये कॉमन कैसे लेते हैं? इसके लिए प्लीज़ देखें, आप अगर ये आपको कॉमन लेना नहीं आता तो फिर 9th क्लास के यूनिट नंबर 5 में, यूनिट नंबर 4 में इस चीज़ की प्रैक्टिस करवाई गई है। आप काइंडली जो है वहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिस करें। या फिर यहाँ पे मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि आपको मैं यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर सकूँ, लेकिन फिर भी अगर डियर स्टूडेंट्स आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप वहाँ से कंसल्ट कर लें। मेरी वीडियोस जो हैं अवेलेबल हैं कि कैसे हम जो है वो कॉमन लेके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज कर सकते हैं। ओके, या फिर कमेंट में बताइएगा, मैं फिर इस मेथड को, जस्ट कॉमन लेने वाला जो मेथड है, मैं इसको जो है वो फिर एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। लीजिए ये ब्रैकेट 2x प्लस 3 2x प्लस 3 ये कॉमन आ गई है ना, तो बस अब हम इसको ऐसे लिख देते हैं जी 2x प्लस 3, इसको मैंने कॉमन लिख दिया, रिमेनिंग अब हम ब्रैकेट में लिख देंगे जी, x माइनस 3 रह गया, यहाँ पे 0 चल रहा है, तो 2x प्लस 3 ये 0 है, और यहाँ फिर x माइनस 3 जो है ये 0 के इक्वल है। यहाँ से x की वैल्यू आ गई -3/2, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई +3। यू में राइट सॉल्यूशन सेट एज -3/2 एंड +3। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये क्लियर हो गया आपको? तो अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। और पार्ट नंबर 5 में भी जो इक्वेशन यहाँ पे गिवन है दैट इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सो सबसे पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। गिवन इक्वेशन को लिख रहा हूं जी, इट इज 3x माइनस 8 ओवर x माइनस 2
इज इक्वल टू 5x माइनस 2 ओवर x प्लस 5। अब आप देखें यहाँ पे दो टर्म्स हैं। अच्छा, ये कंडीशन दी होती है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 2 एंड x इज़ नॉट इक्वल टू -5, यानी कि x जो है इस इक्वेशन में पॉजिटिव 2 और -5 के इक्वल नहीं हो सकता। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप यहाँ पे देखें, अगर x पॉजिटिव 2 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, अगर x -5 होता है तो फिर ये हमारे पास डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं हो सकते। बहरहाल ये हमारे पास इक्वेशन है, दो टर्म्स हैं हमारे पास अगर आप देखें। अच्छा, अब फ्रैक्शन है तो फिर मेथड हम वही यूज़ करेंगे, क्या कि देख लें तमाम डिनोमिनेटर्स। अब हमारे पास एक डिनोमिनेटर ये है x-2 और एक डिनोमिनेटर ये है x प्लस 5। इन दोनों डिनोमिनेटर्स का जब हम एलसीएम लेंगे तो वो एलसीएम हमारे पास ये ही आ जाएगा, क्योंकि अगर आप जानते हैं कि अगर तो नंबर्स हो ना, लाइक नंबर हमारे पास 9 और 12 का एलसीएम लेना है तो वो फिर आप फैक्टराइजेशन के मेथड से जो है वो एलसीएम आप फाइंड करते हैं इस तरह। लेकिन यहाँ पर अब जैसे ये और ये हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स हैं इनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनका एलसीएम हम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा x-2 x प्लस 5। अब ये जो एलसीएम आया है इस एलसीएम को इक्वेशन की तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ पे तो टर्म्स ही दो हैं तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिएगा जी ज़रा, 3x माइनस 8 ओवर x-2 इंटू x-2 x प्लस 5, और इसी तरह यहाँ पे भी 5x-2 ओवर x प्लस 5 इंटू x-2 x प्लस 5। ये x-2 है जी, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह ये x प्लस 5 जो है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे रह गया जी 3x-8 इंटू x प्लस 5, और इस साइड पे राइट हैंड साइड पे हमारे पास रह गया जी 5x-2 इंटू x-2। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो रिस्पेक्टेड क्लास टीचर हैं या आप के जो टीचर आपको मैथ करवा रहे हैं वो डायरेक्ट ये स्टेप करवा दें, यानी कि सॉल्यूशन स्टार्ट करें उसके बाद ये स्टेप करवा दें, तो ऐसा भी ठीक है। कैसे? वो ऐसा है कि अगर आप देखें यहाँ पर इक्वेशन में हमारे पास जस्ट दो टर्म्स हैं, दो रकमें हैं, तो सिंपली हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है x प्लस 5 ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इसको जब हम अदर साइड पे लेके आएंगे तो ये 3x माइनस 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से। इसी तरह ये जो फैक्टर है x-2 ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको जब हम अदर साइड पे लेके आएंगे तो ये 5x-2 के साथ ये देखें x-2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो डायरेक्ट आप ये भी स्टेप कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मैंने कहा है कि एलसीएम लें, ये तो एक प्रॉपर मेथड है ना। अब यहाँ पे एक्चुअली ये था कि टर्म्स ही दो हैं, दो रकमें थी, लेकिन जब भी दो से ज़्यादा रकमें होती हैं इक्वेशन में तो फिर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जो है डिनोमिनेटर को ऐसे मूव करके अदर साइड पे ले जाएं, तब आपको ये एलसीएम वाला मेथड ही अप्लाई करना होता है। अभी मैं वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगा इसका पार्ट नंबर 6, तो फिर आपको जो है ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो इस क्वेश्चन में आप ऐसा कर सकते हैं कि ये डिनोमिनेटर इधर लाएं, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और इसको इधर ले देंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर आप ऐसा भी करना चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 3x x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 5 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, देन इट विल बी 3x स्क्वायर प्लस 15x। अब -8 की बारी आई है। -8 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा इट विल बी -8x, और -8 जब 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा -40। ये इक्वेशन का साइन है। अदर साइड पे देखते हैं, 5x जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा इट विल बी 5x स्क्वायर, और 5x जब -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा इट विल बी -10x। अब -2 की बारी आ गई है। -2 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस का 2x आ जाएगा, और -2 जब -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा इट विल बी +4। अब ऐसा करें तमाम टर्म्स को, वैसे तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सिमिलर टर्म्स हैं, ये ऐड सब प्लस माइनस हो सकती हैं, ये भी सिमिलर टर्म्स हैं, प्लस माइनस हो सकती हैं, लेकिन आप तमाम टर्म्स को ऐसा करें एक साइड पे, इन तमाम टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा जी ये 3x स्क्वायर इधर है एज इट इज़, 15x एज इट इज़, माइनस का 8x एज इट इज़, माइनस का 40 भी एज इट इज़, 5x स्क्वायर इधर इस साइड पे आएगा
तो नेगेटिव हो गया, साइन इसका चेंज हो गया, -10x इस साइड पे आएगा, प्लस के 10x में चेंज हो जाएगा, माइनस का 2x इधर आएगा, प्लस के 2x में चेंज हो जाएगा, और प्लस का 4 जब इधर आएगा, माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर सिमिलर टर्म्स देख लें भी, जो सिमिलर टर्म्स हैं उनको प्लस माइनस कर दें। ये देखिए ये 3x स्क्वायर है, ये माइनस का 5x स्क्वायर है, तो ये आ गया हमारे पास माइनस का 5x स्क्वायर, और 3x स्क्वायर को जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट देखिए जी, ये हमारे पास वेरिएबल x है, ये भी वेरिएबल x है, ये भी वेरिएबल x है, और ये भी वेरिएबल x है। तो 15x और प्लस 10 ये हो गया जी 25। 25 में 2 ऐड कर दें 27x, और 27 में से जब हम -8 कर देंगे तो हमारे पास रह जाता है जी प्लस का 19x। अब कॉन्स्टेंट टर्म देखते हैं जी, 40 है और 4 है, दोनों माइनस के हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, -40 एंड -4 इज इक्वल टू, साइन माइनस करेगा लेकिन दोनों ऐड हो जाएंगे, -44 इज इक्वल टू 0। अब माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो फॉर्म आई है इसमें हम -2 कॉमन ले सकते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना। चले मैं नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूँ। हमारे पास जो फॉर्म आ रही है वो फॉर्म है जी हमारे पास -2x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 44। मैं लिखने लगा हूँ जी -2x स्क्वायर प्लस 19x एंड -44 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ना 2 कॉमन नहीं आ सकता, तो अब जस्ट ऐसा कर लें कि इसका साइन जो है कंप्लीट इक्वेशन के साइन चेंज कर दें, जैसे मैंने आपको बताया था। अच्छा, अगर ऐसे भी इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं नो प्रॉब्लम, ये सोल्व हो जाएगी, लेकिन हम ऐसा करते होते हैं कि हम ये देख लेते हैं कि यार ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म है, ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, इसका साइन कोशिश ये करें कि पॉजिटिव हो जाए। तो फिर उसके लिए कंप्लीट इक्वेशन के साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस है तो ये +2x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस का 19x हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस का 44 हो जाएगा, और इस साइड पे 0। अगर इस साइड पे भी कोई टर्म होती तो उसका भी साइन हम चेंज कर देते। कंप्लीट इक्वेशन के साइन चेंज किए जा सकते हैं। तो वैसे मैं अगेन रिपीट करूँ कि अगर आप इसको सोल्व करते हैं देन ये भी फैक्टराइजेशन के मेथड से बिल्कुल सोल्व होगी और आपका आंसर वही आएगा, नो प्रॉब्लम। लीजिए अब फैक्टर्स बनाने हैं, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़ 2x स्क्वायर, ये प्लस का 44 भी एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 0 रह जाएगा। अब मिडल टर्म ये है माइनस का 19x है, इसको हमें सेपरेट करना है, तो अब हमें कहाँ से जो है वो पेयर लेने हैं, तो भाई उसके लिए हमें ये देखना है इसका कोफिशिएंट 2 है और कांस्टेंट टर्म 44 है। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 88। अब 88 के अब पेयर्स में से डियर स्टूडेंट्स हमें कुछ चूज़ करना है, ऐसा पेयर चूज़ करना है। लाइक देखें 88 है ना, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 88 भी 88 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 44 भी जो है ये होता है। इसके अलावा अगर आप देखें 4 मल्टीप्लाई बाय 22 भी होता है, 8 मल्टीप्लाई बाय 11 भी जो है वो हमारे पास 88 होता है। तो अब इन पेयर्स में से देख लेते हैं भाई, ऐसा पेयर जिसको प्लस माइनस करें तो 19 आए, तो वो फिर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो पेयर बनता है वो यही पेयर बनता है 8 एंड 11 वाला, कि इसको प्लस माइनस करेंगे तो 19, इनको प्लस करेंगे तो 19 आ सकता है। तो ये मैंने लिख दिया जी 8x एंड 11x। अब इनके साथ साइन लगाने हैं, तो माइनस का 19 तभी आएगा कि जब ये दोनों ऐड हों और दोनों के साथ क्या हो, अब माइनस का साइन हो। अच्छा, अब हमने मिडल टर्म को सही स्प्लिट किया नहीं किया, अब उसका फैसला भी हो जाएगा। आपने ये पेयर बना लें और ये पेयर बना लें, इन दोनों में से 2x कॉमन नज़र आ रहा है तो हमारे पास रह गया x माइनस 4। अब इन दोनों टर्म्स में से 11 कॉमन नज़र आ रहा है, और अगर यहाँ पे माइनस है तो आप माइनस के साथ कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे रह गया x, ये प्लस का साइन माइनस में चेंज हो गया। 44 होता है 2 इंटू 2 इंटू 11, तो 11 तो कॉमन ले लिया तो बाकी रह गया 4। दोनों ब्रैकेट सेम आ गई हैं, इट मीन्स कि हमने सही पेयर चूज़ किया है। अब x माइनस 4 जो कॉमन ब्रैकेट है इसको हम, जो सेम ब्रैकेट है इसको एज ए कॉमन ले लेंगे, तो रिमेनिंग रह गया 2x माइनस 11। हम फैक्टर्स बना चुके हैं, दोनों फैक्टर्स को बारी बारी 0 के इक्वल लिखें। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से डियर स्टूडेंट्स x की एक वैल्यू 4 आ गई, और यहाँ से x की एक वैल्यू 11/2 आ गई, तो आपने लिखा जी सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 4 एंड 11। दिस इज 11, 4 and 11/2।
2. Okay, it's clear. Now the last part of this question number 2, और लास्ट पार्ट में डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन अगेन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो आए सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं जी। अब मैं इक्वेशन लिखने लगा हूँ 1 ओवर x माइनस 1 माइनस 1 ओवर x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 ओवर 35। अब वो बात जो मैं प्रीवियस पार्ट में कह रहा था, अब यहाँ पे देखें कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3। अब आप यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ से डिनोमिनेटर x प्लस 3 को उठाएं और इसको इधर लेके जाएं मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ से 35 को उठाएं इधर लेके जाएं नहीं, क्योंकि अब 2 से ज़्यादा टर्म्स हैं। तो फिर इसके लिए जो सोल्यूशन है वो क्या है, जितने डिनोमिनेटर्स हैं, जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं, ये एक डिनोमिनेटर है x माइनस 1, एक डिनोमिनेटर है x प्लस 3 और एक डिनोमिनेटर है 35। इन सब का एलसीएम ले लें। तो डियर स्टूडेंट्स अगेन इनका एलसीएम यही आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम में देखें ना, फिर एलसीएम या तो फिर कोई कॉमन फैक्टर्स हो तो हम कॉमन लें और फिर इस तरह चूज़ करें। तो यहाँ पे जब तमाम फैक्टर्स, तमाम नंबर डिफरेंट हों तो फिर उनका एलसीएम क्या आता है, उनकी प्रोडक्ट के ही इक्वल होता है। तो अब ये हमारे पास एलसीएम आ गया है। इस एलसीएम को अब मुझे इक्वेशन में तमाम तीनों टर्म्स के साथ, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तीनों टर्म्स के साथ क्या करना है मुझे, अब मल्टीप्लाई करना है। सो आई मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ जी। 1 ओवर x माइनस 1 माइनस 1 ओवर x प्लस 3 इज इक्वल टू 1/35। ओके, मुझे इसको कुछ ऐसे लिखना होगा। ये एलसीएम है, इसको मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ जी तीनों टर्म्स के साथ। ज़रा देखिएगा, पहले इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 35। ऐसे ही यहाँ पे भी जी x माइनस 1 एक्स प्लस 3 35, और यहाँ पे भी जी x माइनस 1 एक्स प्लस 3 35। ले जी, ये x माइनस 1 को कैंसिल करेगा, x प्लस 3 को कैंसिल करेगा, 35 को कैंसिल कर देगा। अब हमारे पास रिमेनिंग यहाँ पे रह गया है जी x प्लस 3 इंटू 35 माइनस x माइनस 1 इंटू 35, और यहाँ पे रह गया जी x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 पर। चलिए जी मल्टीप्लाई करते हैं। ये 35x से भी मल्टीप्लाई होगा, 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी 35x प्लस 35 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो डियर स्टूडेंट्स इट विल बी 105। ये माइनस का साइन अभी एज इट इज़ रहने दें, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ गया जी 35 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 35x, और 35 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस के तो इट विल बी माइनस का 35। अब ये मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे बाहर जो है माइनस का साइन है। यहाँ डियर स्टूडेंट्स आप इसको ऐसा समझ लें कि ये हमारे पास लिखा हुआ है जी 35 को अगर मैं इधर लिख लेता हूँ ऐसे, तो फिर हमारे पास जो हम डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कि जी ये माइनस का 35 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 35 आ जाएगा, और माइनस का 35 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का 35 आ जाएगा। यहाँ पे x जो है वो बारी बारी इन दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन इट विल बी x स्क्वायर प्लस 3x, और -1 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -x एंड -3। अब जी ऐसा करें, तमाम जो हैं ये नंबर्स इनको एक साइड पे कर देते हैं और उसके बाद देखते हैं जी, तो फिर 35x प्लस 105 माइनस 35x प्लस 35 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x एंड प्लस 3। ये 4 टर्म्स थी, जब इस साइड पे आई इनके साइन चेंज हो गए हैं हमारे पास जी। ओके, एक्स स्क्वायर वाली तो टर्म एक ही है ना हमारे पास, तो इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। ये अभी तो इसको माइनस के साइन के साथ ही लिख देते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर। अब एक्स वाली टर्म देखें जी 35x और 35x, ये प्लस का ये माइनस का, ये तो कैंसिल हो गए। अब ये रह गया जी माइनस का 3x एंड प्लस का x, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2x, माइनस का 2x। अच्छा जी नेक्स्ट अब आगे देखते हैं, कांस्टेंट टर्म्स देख लें।
105 और 35 दोनों पॉजिटिव है, तो ये 140 हो जाएगा, और ये 3 भी पॉजिटिव है, तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 143 प्लस के साइन के साथ इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई थी -x² -2x प्लस 143। मैं इसको लिख लेता हूँ जी एक मरतबा, -x² -2x प्लस 143 इज इक्वल टू 0। अब वही बात है कि क्वाड्रेटिक टर्म माइनस के साइन के साथ है, तो इसको हम पॉजिटिव साइन इसका बना लेंगे, तो उसके लिए तमाम टर्म्स के साइन चेंज कर देते हैं। x² प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। अब मिडल टर्म को सेपरेट करना है जी, फैक्टर्स हमें यहाँ पे बनाने हैं, तो x² को हम एज इट इज़ लिख देंगे और माइनस के 143 को भी एज इट इज़ लिख देंगे, ये 0 भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब जो हमारे पास मिडल टर्म 2 है, तो 2 को हमने दो जो है वो पार्ट्स में चेंज करना है, उसके लिए इसका कोफिशिएंट देखा 1 है, ये 143 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 143, तो भाई हमारे पास आ गया 143 आ गया। अब इस 143 के हमें ऐसे जो है डियर स्टूडेंट्स फैक्टर्स लेने हैं जिनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आए जी, 2 आ जाए। अब इस अगर 143 के मैं फैक्टर्स की बात करूं तो 1 मल्टीप्लाई बाय 143 भी 143 के इक्वल होता है, और डियर स्टूडेंट्स 11 मल्टीप्लाई बाय 13, 11 मल्टीप्लाई बाय 13 भी जो है ये 143 के ही इक्वल होता है। और यही वाला वो पेयर है जो अब हम यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं, क्योंकि 13 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये देखें, ये मैं लिख रहा हूँ जी 11x और 13x। अब साइन लगाने हैं तो इसके साथ प्लस लगा दें, इसके साथ क्या लगा दें, माइनस लगा दें, तो देखें 13x में से 11x माइनस हो जाएगा तो प्लस का 2x रह जाएगा। ओके, अब यहाँ से कॉमन x कॉमन ले लें तो हमारे पास रह गया x माइनस 11। इन दोनों टर्म्स में से 13 प्लस का कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे रह गया x माइनस 11। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स में से जस्ट ये एक हमारे पास एक ऐसा आप डियर स्टूडेंट्स देख सकते हैं केस आया है जहाँ पे आपको मे बी आपको यहाँ पर पेयर चूज़ करने में, यानी कि 143 है तो आप सोच रहे हो कि 143 का, तो डियर स्टूडेंट्स कभी कभार ऐसा नंबर भी आ जाता है कि जिसके लिए फिर आपको थोड़ा सा जो है वो ज़रा सोचना पड़ता है या देखना पड़ता है। देखिए ना, सिंपल नंबर हैं, लाइक अगर 12 आ रहा है तो 12 का तो हमें पता है यार 2 मल्टीप्लाई बाय 6 भी 12 होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 भी 12 होता है, तो ये तो सिंपल पेयर है। लेकिन इस तरह के नंबर्स भी आ जाएँ तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस जो है वो आप लोगों की जो है वो आप लोगों को इस काबिल बनाएगी कि किसी भी तरह का नंबर आए तो आप चूज़ कर सकते हैं कि हमने इसको कैसे सेपरेट करना है। जैसे हमने यहाँ पे 143 को सेपरेट किया 11 एंड 13 में, तो ये दोनों ब्रैकेट्स सेम आ गई हैं x माइनस 11। इसका मतलब है हमने सही जो है मिडल टर्म को ब्रेक किया। अब इस सेम ब्रैकेट को मैंने कॉमन ले लिया, x माइनस 11, और यहाँ पे रह गया जी x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो अब आप डियर स्टूडेंट्स x माइनस 11 को 0 के इक्वल रख लें और x प्लस 13 को 0 के इक्वल रख लें, तो x की वैल्यू यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव 1 आ गई और यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास माइनस 13 आ गई है। तो आपने सॉल्यूशन सेट में लिख दिया कि वी हैव सॉल्यूशन सेट एज पॉजिटिव 11 एंड माइनस 13। सो इसके साथ डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइजेशन का मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करने का कंप्लीट हुआ।